1% आ रहा, स्विच ऑफ हो जाओ। एक 33 वाट लिखोगे तो रेबो सफेद और 33 वाट। चार्ज तीन है, फेंक दी है। चार्ज करके चार्ज करके ऐसी चीजें फेंकती है वो, तो ऐसे हुई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एग्जामा कंटिन्यू करेंगे और अब इसको कैसे ट्रीट करना है, अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जामा में क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के एग्जामा होते हैं, सबको याद है कि नहीं है? याद नहीं है तो फिर भी एक बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि एग्जिमा काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है और काफ़ी केसेस आते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डिजीज का तो फिर हमें अप्रोच करना थोड़ा आसान रहता है।
और वैसे भी स्किन डिजीजेस को ट्रीट करना थोड़ा पेशेंस के साथ ही चलने वाला होता है। तो टाइप्स ऑफ एक्जिमा पढ़े थे हम लोगों ने, जस्ट लाइक एस्टियोटिक एक्जिमा था, सेबोरिक एक्जिमा था, एलर्जिक था, आईसीडी था, इरिटेंट था, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस था। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जिमा के साथ में लाइकेनिफिकेशन जैसे था कि जब स्किन जब रबिंग होती है तो काफी ज्यादा रब करने के बाद थिक स्किन हार्ड स्किन हो जाती है। तो फिर हमारा अप्रोच भी उसी के हिसाब से होता है कि किस फॉर्म में स्किन हमारे सामने आ रहा है, कितना ड्राई है, कितना इची है, और कितना थिकनेस है स्किन का। क्योंकि जितना क्रोनिक होता चला जाता है, जितना ज्यादा थिक स्किन हो जाती है, उतना ही वो टाइम लेता है। क्योंकि स्किन का जो पूरा सेल है, फिर पूरी सेल दोबारा से डेवलप होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आज हम लोग इसको कैसे अप्रोच करना है ये ध्यान देने वाला है। तो यूजली इसमें क्या होता है कि एक्जिमा के केसेस या डर्मेटाइटिस के जब केसेस आते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि ये केस कितना क्रोनिक है, और इसके साथ इसकी फैमिली हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। मतलब पेरेंट, मतलब बोथ साइड, मदर साइड है या केवल मदर और फादर सिंगल पेरेंट्स के साइड में। उसी हिसाब से हमारा जो केस होता है उतना ही रिकवर करता है, उतना ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर पेरेंट हिस्ट्री है तो टाइम टेकिंग है, बीच में ठीक होगा, दोबारा से आएगा, मतलब ये एक नॉर्मल है कि ठीक होने के बाद दोबारा भी आ सकता है, और फिर उसको फिर ट्रीट करते हैं, तो वो थोड़ा एक रेगुलर प्रोसेस चलता है उसका। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है और बच्चे में अभी तुरंत आया है, तो अगर इमीडिएटली हम न्यूबॉर्न बेबीज में अगर अपना मेडिसिन देते हैं, तो फिर वो चीज़ वहाँ रिकवर हो जाती है और फिर आगे उतना ज़्यादा फिर नहीं आता है। लेकिन अगर क्या हुआ कि बच्चे को हुआ और फिर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट या कोई स्टेरॉइड वगैरह ऑइंटमेंट वगैरह लगाने के बाद उसको सप्रेस किया, फिर अगेन जब वो 4-5 ईयर्स में या फिर 7-8 ईयर्स में जब बच्चा आता है, तो अगेन उसके फिर वो कंडीशन रीअपियर होती है, और फिर थोड़ा वो और क्रोनिक फॉर्म में होती है। तो उस समय फिर हमारा अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनली ही ज्यादातर जाता है, और डिपेंड करता है कि स्किन का लेजन कैसा है और किस लोकेशन पर है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक्जिमा के बारे में थोड़ा ठीक है, तो हमें ये बेसिकली ये चीजें ध्यान में रख के ही उस केस को ट्रीट करना होता है। सेकेंड थिंग है कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन देते समय मैनेजमेंट प्रॉपर हमारा साथ में होना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या है कि एक तो एक स्किन जो ड्राई है, तो ड्राइनेस के लिए वो ट्यूब या ऑइंटमेंट जो लगाता है उसको बंद करना होगा। बंद करने के बाद में इचिंग काफी ज्यादा होगी, पेशेंट इरिटेट भी होगा, बट उसको पेशेंट को किसी भी तरीके से समझाना है, बताना है कि अभी रोकने की कोशिश करना है, कुछ दिन बाद फिर वो कम होता है, और उस जगह पे उसको कोकोनट ऑयल लगाने के लिए ही बोलना है, जिससे कि स्किन ड्राई नहीं रहे। कभी कभी पेशेंट्स बोलते हैं कि ऑयल लगाने के बाद में और दिक्कत होती है, तो फिर बेटर है कि उस समय पे ऑयल कोकोनट की जगह कोई और ये क्या कहते हैं, आलमंड ऑयल है या फिर बेसिकली ये वर्जिन ऑयल है, इस वो ट्राई करके देख सकते हैं। कोकोनट का जैसे पैरासूट लगाते हैं, पैरासूट की जगह वर्जिन ऑयल है, उसको यूज करके देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ मैनेजमेंट में और साथ में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट में सबसे पहले की जो ये फास्ट फूड है और पैकेट वाले फूड्स हैं, ये कोशिश करनी चाहिए, स्किन डिजीजेज में ये अवॉइड करने चाहिए। पैकेट फूड में जितना भी ये जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे है, या ये जूस है, ये सारे जितने भी प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं, इनको स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए, जिससे कि उसका फिर थोड़ा सा ये एलर्जिक टेंडेंसी है बॉडी का, ये थोड़ा इम्प्रूव होता है। मिल्क के साथ में रिलेशन देखना होगा, मिल्क से अगर एग्रेवेशन है तो मिल्क को उस समय बंद करना होगा। तो जो डाइट है उसकी डाइट पर ध्यान देने वाला होता है। तो ये चीजें हमारे साथ मेडिसिन जो भी चल रहा है उसके साथ में पेशेंट को सजेस्ट करना है। बेसिकली जब हम एक्जिमा ट्रीट करते हैं, केस अगर क्रोनिक है, तो हमारा जो लेजन जिस समय पेशेंट प्रेजेंट करता है, लेजन पहले किस जगह पर है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हम लोकेशन वाइज यूज करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो थोड़ा सा कम होता है, तो देन हमें आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर जाना चाहिए, क्योंकि वो अगेन रीअपियर करेगा। तो अगर सीवियर फॉर्म में आया है, इचिंग काफ़ी है, डिस्चार्जेस ज़्यादा हैं, या अल्सरेटिव फॉर्म में है, या फिर ये इरप्शंस काफ़ी वायलेंट हैं, तो उस समय पर बेटर है कि कोई हम स्पेसिफिक मेडिसिन दें,
थोड़ा सा उसको सबसाइड करें और देन फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, पर्टिकुलर, देन कॉन्स्टिट्यूशनल, देन पर्टिकुलर, इस तरीके से चलता है। ये नहीं है कि एक ही लाइन में कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है तो देन फिर अब उसी से ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर केस उतना ज्यादा क्रोनिक नहीं है और स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन है, तो उससे वो केस काफी हद तक कभी कभी कवर हो जाता है। और उसकी पोटेंसी सक्सेसिव डोजेज में हम लोग देते हैं, जैसे 30 दिया, देन रिकवरी दिखी, कुछ दिन वेट किया, वेट करने के बाद फिर 31 में दिया, फिर इम्प्रूवमेंट दिखा। हम वेट यूजली जब तक करते हैं जब तक पेशेंट नहीं बोलता है कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे हमने कोई मेडिसिन दिया XYZ, जस्ट लाइक ओलिएंडर दिया, ओलिएंडर देने के बाद पेशेंट ने बोला कि इससे काफी आराम है, देन हम वेट करते हैं। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, या महीने भर हो गया। महीने भर बाद पेशेंट बोलता है कि इसमें थोड़ा इचिंग बढ़ रही है, दाने थोड़े से हमारे दिख रहे हैं, दिक्कत बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है। फिर से हम केस लेते हैं, हमें कुछ और नहीं दिखता है, देन हम 31 उसको कर देते हैं। ठीक है, 31 करने के बाद फिर वो ठीक होता है, ठीक होते होते फिर सेकलेक पे जाता है। देन अगेन फिर बोलता है कि बाकी सब तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी इक्का दुक्का आ रहे हैं और इचिंग हो रहा है, देन 32 कर दिया। तो ये नहीं है कि हाँ हम वीकली उसको डोजेस को बढ़ाते चले गए, ऐसा नहीं है। हमको वेट करना है जब तक पेशेंट नहीं बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है और उसके साथ में या कोई और दिक्कत नहीं बढ़ रही है। तो ये हमारा पर्टिकुलर से कभी कभी स्पेसिफिक जो मेडिसिन होता है उससे केसेस काफी ठीक होते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट में उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो देन हमें फिर स्पेसिफिक मेडिसिन में फिर जाना चाहिए, फिर सर्च करना चाहिए कि अच्छा इसका स्पेसिफिक मेडिसिन कौन सा है। और कभी ऐसा भी हुआ कि तुमने दिया, जैसे लाइक मेजेरियम दे चुके हैं, अब मेजेरियम से नहीं आराम मिला है, तो हो सकता है कोई और उसका नियर बाई कोई मेडिसिन हो, तो हमें दूसरा मेडिसिन पे जाना चाहिए। तो फिर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं, फिर थोड़े चेंजेस आते हैं, देन अगेन फिर हम सेम पोटेंसी बढ़ा के देखते हैं, या फिर हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल दोबारा से लेके देखते हैं। तो हमारा केस टू केस वेरी करता है और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग केसेस वेरी करते हैं। तो ये ध्यान देना है। बट हाँ, एक चीज का और ध्यान देना है कि जो भी मेडिसिन दिया उसको प्रॉपर टाइम देना है। स्किन के केसेस में खासतौर से एक्जिमा या सोरियासिस कोई भी होता है, पेशेंट क्योंकि 2 दिन में ना तो आराम बताएगा, ना हफ्ते भर में कहेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। पेशेंट बताएगा कि मेरी प्रॉब्लम वैसी बनी है, बट हमने जो चीज सोच के दी है, तो देन वी हैव टू वेट। अगर हमको लगता है कि हाँ मैंने ओलिएंडर इसके लिए दिया है, स्कैल्प के लिए या जो भी है दिया है, और ओलिएंडर से आराम मिलना चाहिए, तो अगर एक हफ्ते बाद नहीं चेंजेस मिले हैं, देन एक हफ्ते और वेट करना चाहिए। एक हफ्ते बाद में नहीं आराम मिला, एक हफ्ते और वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 वीक वेट करना चाहिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल देते हो या फिर पर्टिकुलर मेडिसिन देते हो। उसके बाद अगर चेंजेस नहीं दिखते देन मेडिसिन चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो वेट करना भी काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का, खासतौर से स्किन के केसेस में। अच्छा, ये कुछ रूब्रिक्स थे, पहले हम रूब्रिक्स देखते हैं। रूब्रिक्स रिपर्टरी में क्या होता है कि जब हमारे सामने पेशेंट आता है, तो जो अप्रोच होता है वो 2-3 तरीके से होता है कि किस जगह पर है, लोकेशन। क्योंकि हमने मेडिसिन तो सिलेक्ट करना है जनरल्स पे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाएंगे कि मेंटल और फिजिकल जनरल्स क्या है। बट सबसे पहला हमारा क्या होता है कि किस जगह पर है और कैसा है। तो लोकेशन कहाँ पर है, जस्ट लाइक हैंड में है तो बैक ऑफ हैंड है, या फिर एल्बो है, या फिर सर्वाइकल में है, या लेग में है, हेड में है। तो फिर कौन सा वाला है, किस तरीके का है, इचीनेस ज्यादा है या स्वेलिंग ज्यादा है या रेडनेस ज्यादा है या फिर स्किल्स ज्यादा है या क्रस्टी है डिस्चार्जेस के साथ में। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देने वाला था, क्योंकि एक्जिमा में हमने पढ़ा था ना कि ड्राई स्केली स्कैब्स, क्रस्ट, प्रोराइटस, ये बेसिक उसके सिम्टम्स थे जो हम एक्जिमा आइडेंटिफाई करते थे। तो लोकेशन, तो उस ग्रुप में उस ग्राउंड पे क्या होता है कि हमारा एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन सामने आने लगता है। जस्ट लाइक पेशेंट को स्कैल्प पे लेके आता है, तो हम स्कैल्प से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं फिर उनको सोचते हैं। जस्ट लाइक ओलिएंडर है, पिंका माइनर है, मिजेरियम है, ग्रेफाइटिस है, तो इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है। फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का है, सिंपली स्किल्स है या स्किल्स के साथ डिस्चार्जेस हैं, डिस्चार्जेस हैं तो कैसे हैं, पस्टुलर डिस्चार्जेस हैं या स्कैबी डिस्चार्जेस, इरप्शंस हैं। देन उसके बाद हम फिर उसका जनरल्स भी लेने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन तो मिल गया, बट कोई एक ऐसा मेडिसिन भी हो सकता है कि पर्टिकुलर प्लस जनरल्स भी उसका कवर कर रहा हो। तो फिर हम जनरल्स भी साथ में लेते हैं। यूजली जब भी केस लेते हैं तो
लोकेशन हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, जिससे हम एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन की तरफ थोड़ा जाते हैं। इसके ये रूब्रिक्स हैं, जैसे कि अगर हम स्किन में जाएंगे तो स्किन में इरप्शंस एक्जिमा इसका मेन रूब्रिक है। देन स्किन में या 44 नंबर में अगर हम देखते हैं तो स्किन इरप्शंस क्रस्टी, स्किन इरप्शंस ड्राई, स्किन इरप्शंस ड्राई ब्लीडिंग स्क्रैचिंग आफ्टर, स्किन इरप्शंस एरेदिमा, स्किन इचिंग स्क्रैचिंग रॉ मस्ट स्क्रैच अंटिल इट इज, जब तक वो रॉ नहीं हो जाता तब तक स्क्रैच करता रहता है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। स्किन थिक स्क्रैचिंग, स्किन बिकम्स थिक आफ्टर। तो जो लाइकेनिफिकेशन वाला जो रूब्रिक है ये वाला है कि स्किन थिक होती चली जा रही है, वो स्क्रैच करता चला जा रहा है। स्किन थिक है, क्रैक्स है, विंटर इन, ये पेट्रोलियम वाले रूब्रिक हैं कि क्रैक है, ब्लीडिंग है विंटर में, समर में सजाप्रेला वाला क्रैक्स है। एक्सट्रीमिटीज, फिर स्किन क्रैक्स वॉशिंग आफ्टर, नहाने के बाद या पानी से धुलने के बाद और बढ़ जा रहा है। स्किन ड्राई पर्सपायरेशन इनेबिलिटी, स्किन ड्राई है, पसीना ही नहीं आता है। तो ये एक रूब्रिक है। जैसे एलुमिना है तो उसमें यूजली स्किन में पर्सपिरेशन नहीं होता, ड्राइनेस होता है। फिर हम वापस आते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो अब ये तो स्किन का हो गया। देन पर्टिकुलर किस किस जगह पर, तो जैसे एक्सट्रीमिटीज में पेशेंट कहाँ बता रहा है, तो इरप्शंस है फुट बैक ऑफ। तो जो फुट वाला पार्ट होता है, जो बैक वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट ये बैक है। नीचे सोल वाला है जो डॉर्सल, ये जो प्लैंटेरिस पार्ट है ये अलग पार्ट हो गया। तो एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस फुट बैक ऑफ में देखेंगे हम कौन सा मेडिसिन है, देन उसके कैरेक्टर्स को मैच करने की कोशिश करेंगे, देन उसके जनरल्स को मैच करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 4 या 5 मेडिसिन दी होंगे कि एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस फुट बैक ऑफ में 4 और 5 दी हुई हैं। तो 4 5 में जैसे सोराइनम है, अगर मान लिया कि ये हमारा अमोनियम कार्ब है अगर, तो अमोनियम कार्ब और सोराइनम के हमें जनरल्स कुछ जो सिलेक्टेड उसके जनरल्स हैं वो दिमाग में रख के देखने पड़ेंगे कि अच्छा ये चिलीनेस काफी ज्यादा है या डिस्चार्जेस हैं कुछ की नहीं है उसमें से। तो इस तरीके से या सोराइनम का नेगेटिविटी है, कुछ इस तरीके से हमें देखना होगा। अगर बहुत क्रोनिक है तब भी हम सोराइनम को सोच सकते हैं। तो मेनली मेरा कहने का मतलब है कि उस रूब्रिक पे जो भी 5 6 मेडिसिन है पहले उनको रूल आउट करेंगे, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस एंकल एक्जिमा है, इरप्शंस लेग काफ एक्जिमा है, नी हॉलो ऑफ एक्जिमा रुब्रम है। तो जैसे जो नी घुटने के पीछे वाला पार्ट है हॉलो ऑफ वाला पार्ट है, पर रुब्रम वाला पार्ट है जो नी पे होता है। इरप्शंस थाई, लोअर लिम्स, फिंगर्स, हैंड। तो एक्सट्रीमिटीज में हम इरप्शंस पे जाएंगे, देन जिस पार्ट पर है फिर उसके बाद एक्जिमा देखेंगे। तो जैसे अगर हमें फिंगर में एक्जिमा देखना है, देन एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस फिंगर, देन एक्जिमा। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस हैंड, देन एक्जिमा। तो जिस जगह पर देखना है पहले हम उस जगह जाएंगे, देन एक्जिमा पर जाएंगे। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस रिस्ट एक्जिमा, एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस एल्बो बैंड ऑफ एक्जिमा। ये भी कई बार बैंड ऑफ एल्बो में लेके आते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज इरप्शन शोल्डर एक्जिमा, जॉइंट्स बैंड ऑफ एक्जिमा। तो जॉइंट से रिलेटेड है, जैसे सीपीआई में, सीपीआई का एक मेन मार्क सिम्टम है उसका जॉइंट्स बैंड ऑफ में। बैक इरप्शंस एक्जिमा, बैक में सर्वाइक इरप्शन, सर्वाइकल रीजन एक्जिमा। ठीक है, तो इरप्शंस फिर चेस्ट में आते हैं, जो ममेरी रीजन्स में जो फोल्ड वाला जो पार्ट होता है ममेरी और स्किन का, तो चेस्ट इरप्शंस ममे निपल्स एक्जिमा। तो ओवरऑल ये हमारे रूब्रिक्स हैं जो मतलब काफी हद तक जो मैंने निकालने की कोशिश किया है। बाकी जहां पर हमको लगता है कि कोई और भी है तो उसको हम इसी तरीके से इरप्शंस के फॉर्म में निकालें। जैसे कई बार ईयर्स के पीछे भी जो आता है हमारा मेजर पार्ट, ईयर इरप्शंस मेटस एक्जिमा, बिहाइंड द ईयर्स, अबाउट द ईयर्स, ईयर इरप्शंस, ईयर डिस्चार्जेस प्रूलेंट एक्जिमा विद, ईयर इरप्शंस लिड्स ऑन। तो लिड्स में है, सॉरी आई इरप्शंस लिड्स ऑन, आई इरप्शन आईब्रोज अबाउट। तो अब आईब्रोज अबाउट में जैसे विसलाइनम है, लिड्स में जैसे काइली सिलिकाटा है। तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जनरल्स नहीं बताता है, बट हमारे सामने कोई स्पेसिफिक मेडिसिन दिखाई देता है उस जगह पर ही, तो फिर हम पहले उसको देने की कोशिश करते हैं, उससे ठीक करने की सोचते हैं कि इससे ठीक हो सकता है कि नहीं होता, तो पहले ट्राई करते हैं। एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो काफी हद तक एक्जिमा के केसेस को कवर करते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा ये इसमें सीट ऑफ एक्शन है कि नहीं है, क्योंकि हर मेडिसिन का कहीं ना कहीं सीट ऑफ एक्शन होता है। तो हमको ये दिमाग में होना चाहिए कि इसका मेजर पार्ट कहाँ पर एक्ट करता है इस मेडिसिन का। ठीक है, तो जैसे काली है या सिलिकाटा है या आर्सेनिक है, तो ये मेडिसिन ऐसे हैं जिनका स्किन पर मेजर रोल है।
तो अगर हमको मेंशन किया गया है कि आईलेट्स पर काली सिलिकाटा, देन हम काली सिलिकाटा सोच सकते हैं और कोशिश करते हैं कि काली और सिलिकाटा का जो जनरल्स हैं अगर वो मिल रहा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी हम एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी मेडिसिन का स्पेसिफिक लोकेशन होता है तो उस पर भी वो एक्ट करता है। तो फिर ये हमारे रूब्रिक्स हैं। रूब्रिक्स जब हम डालते हैं तो रूब्रिक्स डालने के बाद हमारे जो कॉमन मेडिसिन यूजली जो एक्जिमा में काफी यूज होते हैं, तो इसके लिए जैसे सबसे पहले ग्रिफाइटिस जो लेफ्ट साइड में है, ये लार्ज ग्रुप ऑफ रेमेडीज हैं जिनके जनरल्स भी साथ में होते हैं, या जनरल्स नहीं तो पिक्यूलियर कैरेक्टर होगा। फिर ये मीडियम रेंज ऑफ मेडिसिन है जिसमें कुछ ही सिलेक्टेड सिम्टम्स होते हैं, एंड ये स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, बहुत सिलेक्टेड सिम्टम्स है या कोई सिलेक्टेड लोकेशन है। बट जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं, जो 10-12 मेडिसिन है वो एक्जिमा में बार बार गोल गोल घूमती हैं, फिर हम आगे और उसी के हिसाब से जाते हैं। लेकिन ये तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, जैसे ग्रेफाइटिस है, ग्रेफाइटिस, सोराइनम, पेट्रोलियम, मर्क, कैलकेरिया, मिजेरियम, सल्फर, फिर प्रोटोनटिक, सीपिया, लाइको, कैलकेरिया सल्फ, कार्बोनियम सल्फ, सर्सापेरिल्ला, काली सल्फ, सेलिसिया, एंटिम क्रूड, नाइट्रिक एसिड, एनाकार्डियम, एल्यूमिना, ओलियंडर, सिकुटा, थूजा, क्लीमेटिस, ये सब कॉमनली यूज मेडिसिन है। और इसमें भी जो फर्स्ट 4-5 मेडिसिन है बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, मेजेरियम एंड सल्फर, सोराइनम। ठीक है, तो ये कॉमन मेडिसिन में आते हैं। राइट साइड में अगर हम देखते हैं कि काली सिलिकाटा, जुगलेन सी, जुगलेन सार, देन विंका है, कालीम्यूर है, एल्यूमिना फॉस एंड एल्यूमिना तो एल्यूमिना ग्रुप में आ जाएगा अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे। फिर एनागेलिस, कोमोक्लेडिया। फिर राइट साइड में आते हैं जैसे एनिलाइनम है, स्क्रोफलेरिया नोडोसा है, फिर बर्बरिस एक्विफोलियम है, स्कुकमचुक है, प्राइमुला ओ, प्राइमुला वी। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो लोकेशन के हिसाब से भी हैं, कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टर के हिसाब से। बट ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो हमारे फर्स्ट 4-5 लार्ज में भी, मीडियम में और स्मॉल में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे मेडिसिन पर जाना है। तो ये जैसे है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई केस आता है तो पहले हमें लोकेशन देखना होता है कि यहाँ पर किस जगह पर कौन सा स्किन है, किस बॉडी के पार्ट पर स्किन अफेक्टेड है, फिर उसी हिसाब से उसका ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लोकेशन वाइज मेडिसिन को क्लासिफाई किया है। जैसे फर्स्ट स्कैल्प पे आता है, तो स्कैल्प में हमारा फर्स्ट रेमेडी ओलियंडर है, वोबिस्टा है, वायला ट्राइकुलर, विंका माइनर, मिजेरियम, बर्बरिस एक्विफोलियम, सिकुटा। तो यूजली स्कैल्प में जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस होते हैं, स्कैल्प से लेके आते हैं, और कैपेटिस से एक्जिमा कैपेटिस होता है, स्केल्स होते हैं, थिक स्कैबी इरप्शंस लेके आते हैं, पस्टुलर इरप्शंस लेके आते हैं। तो ये स्पेसिफिक यहाँ इवन ग्रेफाइटिस भी है। तो हम फिर इनको मेडिसिन को क्लासिफाई करते हैं, फिर इनके सिम्टम्स के हिसाब से देखते हैं। फिर ईयर बिहाइंड, कान के पीछे अगर आएगा, देन ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, टेलुरियम, स्क्रोफलेरिया नोडोसा, जुगलेंस आर, पहले इनको हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल वाला, हमारा ये वाला जो पार्ट था हम लोगों ने पढ़ा था उस समय पर, तो सर्वाइकल में एनाकार्डियम का मेन, ये जो लाइकन सिंप्लीफिक्स हम लोगों ने पढ़ा था याद, अगर उसके एक्जिमा के टाइप्स में जब पढ़े थे, कि थिक स्किन हो जाती है, प्लैक फॉर्म होता है। तो ये एनाकार्डियम जब बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली उसको स्क्रैच कर करके, ये वाला पार्ट था, एनाकार्डियम का ये एक मेन लोकेशन है। देन सोराइनम भी है, लाइको भी है। तो सोराइनम लाइको यूजली कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा डीप में जाते हैं, एनाकार्डियम जनरल है, जैसे लाइक है कि वीक मेमोरी है या फिर थोड़ा एबिजिव है, डुअल नेचर है उसका, कुछ उस ग्राउंड पे फिर हम एनाकार्डियम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक लोकेशन पर भी एनाकार्डियम को ट्राई कर सकते हैं। देन फेस पर आते हैं, तो फेस से रिलेटेड भी स्केली इरप्शंस हैं या फिर कुछ पस्टुलर इरप्शंस एक्जिमा के साथ आ रहे हैं, इचीनेस लेके आ रहे हैं या स्किल्स के साथ में आ रहे हैं।
तो फेस में क्रोटोनटिक, जैसे क्रोटोनटिक का फेस और जिनाइटस स्क्रोटम का स्पेसिफिक लोकेशन है। एंटम क्रूड है, वायलट ट्राइकलर है, ओलियंडर है, मेजेरियम है। आईलिड्स में विसिलाइनम है, आईब्रोज में काली सिलिकाटा, ओलियंडर, वायलट ट्राइकलर, मेजेरियम। ओलियंडर, मेजेरियम और वायलट ट्राइकलर विंग का माइनर, ये स्कैल्प और फेस लगभग काफी हद तक कवर करते हैं। चिन में सिकुटा, काली सल्फ, ये इनका स्पेसिफिक है, बट हाँ काली म्यूर भी हम कर सकते हैं और ओलियंडर भी कर सकते हैं। फिर ट्रंक्स में कोमोक्लेडिया दिया हुआ है, बट कोमोक्लेडिया अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट कभी अगर मिलेगा तो फर्स्ट हम ट्राई करके देखेंगे। एक्जिला जुगलेंस आर का एक मेन लोकेशन है, खासतौर से एक्जिमेटस इरप्शंस होते हैं जो छोटे छोटे से पस्टुल्स होते हैं, उस तरीके कुछ इरप्शंस हो तो जुगलेंस आर दिखाई देता है एक्जिला में। चिनाइटल्स का क्रोटोनटेग, एंटेमक्रूट, सर्सापेरिल्ला जो एनस के अराउंड में ड्राई क्रैक स्किन होती है या फिर ये स्क्रोटम के आसपास होती है, तो फिर क्रोटोनटेग, एंटेमक्रूट, सर्सापेरिल्ला। सर्सापेरिल्ला का समर वेकेशन ज्यादा एग्रावेट करता है, तो ये भी हम आके देख लेंगे। सर्सापेरिल्ला समर है, जैसे पेट्रोलियम का विंटर वेदर है, सर्सापेरिल्ला का समर वेदर है। एनस अराउंड एंटम क्रूड, सैक्रम जुगलेंसी, जो बैक में सैक्रम वाले रीजन में बताते हैं तो जुगलेंस है। जुगलेंस का हैंड और लेग में एक्सट्रीमिटीज पर भी मेन मेजर रोल है। तो हैंड में आएंगे, जैसे एनागेलिस, एनागेलिस का पाम और फिंगर वाला पार्ट होता है, तो जो हैंड एक्जिमा था तो उसमें हम एनागेलिस सबसे पहले सोचेंगे। फिर उसके बाद जुगलेंसी, जुगलेंस आर या प्राइमुला ओ वी पे जाएंगे। एनागेलिस है, जुगलेंसी, प्राइमुला ओ वी, सीरस बोन प्लांडी भी है। पाम में एनागेलिस है, फिंगर्स में एनागेलिस, प्राइमुला ओ। बैक ऑफ हैंड, कई बार बैक ऑफ हैंड में लेके आते हैं तो पिक्स लिक्विडा और बोविस्टा स्पेसिफिक है। पिक्स लिक्विडा के लिए अगर कभी कभी क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ टीवी है या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का हिस्ट्री है या फिर एलर्जिक कफ के साथ में कॉम्बिनेशन लेके आता है कि कफ भी होता है इसको और ये स्किन कंप्लेन है और खासतौर से बैक ऑफ हैंड में, देन हम पिक्स लिक्विडा। तो जनरल्स अप्रोच हो गया, पर्टिकुलर अप्रोच हो गया, देन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज या कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स पर अप्रोच होता है। तो ये कुछ पिक्स लिक्विडा, कुछ ऐसे मेडिसिन है जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस पर या कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स पर अप्रोच करते हैं। एल्बो पर एक्सटेंस टू एल्बो या एल्बो पे आता है, जैसे सीरस बोन प्लांडी और थायराइडिनम है और जुगलेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखना है। रिस्ट में आते हैं तो एनिलाइनम, जुगलेंस आर, मिजेरियम, सोरैनम। कुछ जगह पे कुछ मेडिसिन हमारे हर जगह बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये मेन मेन मेडिसिन में आते हैं। लेग एक्जिमा में तो प्राइमुला ओ, जुगलेंसी, प्राइमुला वी, स्कूकमचुक और नेफ्थलीन भी है। प्लांटेरिस में स्कूकमचुक का एक स्पेसिफिक लोकेशन है कि प्लांटेरिस में जो फुट प्लांटेरिस वाला पार्ट है वहां पर है, तो उसमें भी डिस्चार्जेस होते हैं, एक्सपोरिएटिंग डिस्चार्जेस होते हैं जो इरिटेट करते हैं वॉकिंग के समय पेशेंट को। फ्लेक्सर सर्फेसिस ऑफ जॉइंट्स में एनिलाइनम है, काली आर्स है, जुगलेंस आर है। काली आर्स और काली सल्फ और काली म्यूर, काली सिलिकाटा। काली एक मेन रेमेडी में आता है स्किन की खास तौर से, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्किन हो, एक्जिमा हो या सोरियासिस हो, कोई भी इरप्शंस हो रहे हो, काफी इचीनेस के साथ में, बर्निंग के साथ में हो, तो फिर हमें काली ग्रुप पे जरूर ध्यान देना चाहिए। नी पे स्पेशली थायराइडिनम, खासतौर से जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए थायराइडिनम, कुछ नहीं समझ में आ रहा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एंकल स्टोरुलसी, एंटीमोनियम, एंटिम टार्ट है, सॉरी एंटिम क्रूड है, फॉस्फोरस है। फ्लैगमोनस डर्मेटाइटिस मतलब है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में अगर डर्मेटाइटिस हो रहा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के साथ में एक्जिमा जब होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो फैगोपायरम भी है। तो फैगोपायरम में कौन सा मॉडलिटी है, सबको याद होगा शायद। कोल्ड से आराम मिलता है कि वार्म से आराम मिलता है फैगोपायरम को? सर कोल्ड से। कोल्ड से आराम मिलता है। तो फैगोपायरम को याद रखो, कोई भी स्किन एलिमेंट है, कोई भी इचिंग है या फिर इरप्शंस हो रहे हैं और काफी ज्यादा इचिंग हो रही है, उसको कोल्ड से, ठंडे से आराम मिल रहा है तो फैगोपायरम फर्स्ट रेमेडी में आता है। और वहीं कोल्ड से अगर एग्रावेट कर रहा है तो क्लीमेटिस है। समर वेदर में अगर इरप्शंस एग्रावेट कर रहे हैं और कोल्ड से रिलीफ मिल रहा है तो फर्स्ट हम काली बाई पे सोचेंगे, देन फिर हम, अगर कुछ नहीं है देन फिर फैगोपायरम पे जाएंगे। तो कुछ मेडिसिन है जिनके वेदर्स हैं, जैसे काली बाई का समर वेदर है, पेट्रोलियम का विंटर वेदर है, सरसापेरिल्ला का समर वेदर है, और ये कोल्ड मॉडलिटी जैसे कि फैगोपायरम को कोल्ड से रिलीफ मिलता है, काली बाई को कोल्ड से रिलीफ मिलता है,
और ये क्लेमेटिस को कोल्ड और वॉशिंग और वार्म दोनों से ही उसको एग्रावेट करता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड डिफरेंस होते हैं जो हमको डिफ्रेंशिएट करने होते हैं मेडिसिन के साथ में। तो ओवरऑल ये हमारा लोकेशन था कि ऊपर हेड टू टो जब हम जैसे जैसे चलते चले गए, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को पहले देखा, पहले उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, अगर नहीं भी मिल रहा है तो पहले एक बार उसको देख के देखेंगे। यूजली अगर हम पर्टिकुलर्स पे मेडिसिन दे रहे हैं या लोकेशन वाइज दे रहे हैं तो लो पोटेंसी में उसको वाटर डोज बना के एक हफ्ते दे के तब फिर फॉलोअप देखना चाहिए। चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, देन वेट फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में अगर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं, 2-3% भी नहीं मिले हैं, तब फिर भले ही हम पोटेंसी बढ़ा के देख लो या फिर मेडिसिन को चेंज करके देख लो। कुछ जो मेन मेन मेडिसिन थे, यूजली जनरल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम सिलेक्ट करते हैं वो तो हम जनरल्स पर जाते हैं। बट जैसे ग्रेफाइटिस है, तो ग्रेफाइटिस हमारा पर्टिकुलर भी उसका इंपॉर्टेंट है और जनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जनरल्स नहीं होते हैं बट उसके पर्टिकुलर जो मेन है, जैसे कि डिस्चार्जिंग हनी लाइक, स्किन इरप्शन, डिस्चार्जिंग, स्क्रैचिंग आफ्टर। तो जब हम खुजली कहीं भी पेशेंट कर रहा है और उसके साथ में उसका डिस्चार्ज भी हो रहा है, मतलब स्टिकी फ्लूइड आ रहा है बाहर, तो कुछ नहीं है तो हम ग्रेफाइटिस वहां उसको पेशेंट को देंगे ही देंगे। ठीक है। अगर उसके जनरल्स मिल गए कि पेशेंट चिली है, डिजायर्स उसको ये चिकन है, आवर्जन स्वीट्स है, या वार्म मिल्क का वार्म ड्रिंक का डिजायर है, तो भी हम ग्रेफाइटिस को जा सकते हैं कि पेशेंट देखने में बहुत स्लगिश दिख रहा है, डल दिख रहा है, और ये क्या कहते हैं उसको, गैस वैस का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि अच्छा ये ग्रेफाइटिस कॉन्स्टिट्यूशनली भी हो सकता है। बट अगर हम स्पेसिफिक पे भी जाएंगे तब भी उसका पिक्यूलियर कैरेक्टर है डिस्चार्जिंग हनी लाइक। तो ये इसके कुछ रूब्रिक्स हैं जो ओवरऑल हेड में भी कवर कर रहा है, एक्सट्रीमिटीज में लेग्स, थाइज, हैंड, फोरआर्म, एल्बो, बैंड ऑफ अपर लिम जॉइंट्स, चेस्ट, मेल, फीमेल, ईयर इरप्शंस बिहाइंड एंड अबाउट लेट्स, स्किन इरप्शंस, ड्राई क्रस्टी। तो ओवरऑल ग्रेफाइटिस हमारे मेजर पार्ट्स को कवर कर रहा है। तो हमको मेन इसका ग्रेफाइटिस का कैरेक्टर, अगर करेक्टर नहीं मिल रहा है तो उसका फिर जनरल्स, इन दोनों चीजों को ध्यान में देके हम ग्रेफाइटिस को सिलेक्ट करते हैं। जो इसके जो मेन पिक्यूलियर्स कंफर्मेटरी हैं, एक तो एक है कि पेशेंट देखने में थोड़ा सा डल दिखाई देगा, मेंटली ये कंफ्यूज होता है, मतलब है कि ये कंफर्मेटरी सिम्टम है कि इसको हम पूछ सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेना है तो आसानी से ले लेते हो या फिर टाइम लगता है। तो अगर वो बोल रहा है कि हाँ हम जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो फिर एक रेजोल्यूशन वाला इसका एक मेन रूब्रिक है। फिर चिली भी है, डिजायर्स पे चिकन, अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो फिर अवर्जन स्वीट्स बता रहा है, तो पेशेंट चिली हो, अवर्जन स्वीट्स हो, विद दिस स्किन कंप्लेन हो, तब भी हम ग्रेफाइटिस हो सकते हैं। प्रोटोन टिक में आते हैं, तो प्रोटोन टिक का मेनली लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। पॉस्चुलर इरप्शंस एक्जिमा ऑफ स्क्रोटम एंड फेस, स्क्रोटम और फेस पे आएगा, और फिर इसकी जो खुजली होती है वो पेनफुल होती है। कई बार पेशेंट बोलता है कि हम खुजलाते हैं, खुजलाने के बाद में बहुत पेन होता है। तो शुरुआत में उसको पेन नहीं हो रहा था बट खुजली हो रही थी, फिर वो खुजलाया, खुजलाने के बाद में पेन होने लगा, और खासतौर से स्क्रोटल एरिया या फिर फेशियल एरिया में सबसे पहले हम प्रोटोन टिक पे जाएंगे। तो स्क्रोटल फेस स्क्रैचिंग इज पेनफुल एंड पेनफुल और बर्निंग देन प्रोटोन टिक। याद रखना कि प्रोटोन टिक एक तो जेनाइटेलिया और फेस को कवर करता है, एंड उसकी जो इचिंग होती है वो पेशेंट को पेनफुल होती है। तो प्रोटोन टिक हमारा मेन मेडिसिन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन आता है, रैंडमली भी काफी यूज होता है, मेजेरियम। मेजेरियम भी काफी हद तक हमारी ओवरऑल स्किन को कवर करता है, बॉडी के हर पार्ट्स को कवर करता है। बट इसका जो मेन इरप्शन है वो टेंडेंसी टू अल्सरेट एंड फॉर्म स्कैब्स, धीरे धीरे करके पस बनने लगेगा, धीरे धीरे करके स्किन थिक होने लगेगी और वो स्कैबी इरप्शंस हो जाएगा। और अगर नहीं भी बन रहा है तब भी हल्के हल्के से बीच बीच में डिस्चार्जेस के साथ में भी कभी कभी आता है। तो याद रखना है कि एक तो एक इसका जो एक्जिमा कैपिटिस है, इसके लिए इरप्शंस ऑन हेड है। पेशेंट जनरल्स कभी कभी भी मिल जाते हैं इसके, कि पेशेंट एक तो देखने में मतलब जनरल्स उसके फॉस्फोरस जैसे हो सकते हैं कि पेशेंट डिजायर सॉल्ट, डिजायर कोल्ड बोले, बट देखने में यह बताएगा कि मैं तो अकेले ही ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। तो देयर इज द hypochondriac, aversion, talking, indifferent, fear of being alone, company desire। तो यहाँ पे उसको बात करने का मन भी नहीं कर रहा है लेकिन अकेला भी नहीं रह पा रहा है, तो देख रहा है कि ये फास्फोरस भी है।
चिली है बट एग्रावेशन, अवर्जन मीट, डिजायर फॉर सॉल्ट फैट है, वार्म फूड से उसको एग्रावेशन है, कोल्ड से रिलीफ है। वैकेंट फीलिंग है, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन, सोचने में इसको थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज के लिए। एवर्जन वॉशिंग एंड बैथिंग, तो ये भी एक इसका मेन सिम्टम है। तो इन जनरल कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेजेरियम तो हमारा फर्स्ट 2-3 रेमेडीज में आता है स्किन की कंप्लेन में। कि पेशेंट बोला कि इचिंग काफी ज्यादा हो रहा है, इचिंग के साथ साथ पपड़ी भी निकल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पानी से अगर बढ़ जा रहा है तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा सल्फर हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। सल्फर के लिए एटलीस्ट हमारे पास हॉट डिजायर स्वीट्स, डिजायर फैट इतना तो होना ही चाहिए। नहीं मिल रहा है देन फिर हम मेजेरियम को हम सोच सकते हैं। और मेजेरियम इन जनरल विदाउट एनी इरप्शंस, विदाउट एनी रेसेस, इचिंग का भी एक ये मेन मेडिसिन है, खासतौर से ओल्ड पीपल्स में। ठीक है, तो मेजेरियम को भी याद रखना है। देन सरसाप्रेला आता है, तो सरसाप्रेला का एक समर वेदर काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो स्किन है काफी ड्राई एंड क्रैक होता है, और मोटा मोटा जो क्रैक दिखता है, स्किन एकदम थिक होगा, बीच से कटा कटा सा दिखाई देगा, खासतौर से जो पाम में और सोल्स में काफी पेशेंट्स लेके आते हैं। तो क्रैक ऑन हैंड्स एंड द फीट, हार्ड इंड्यूरेटेड समर क्यूटेनियस अफेक्शन, फिशर्स, क्रैक्स और लीनियर स्कार्स। ठीक है, तो जब कटा कटा हो एकदम से मोटा मोटा सा, और समर में खास तौर से उसको दिक्कत ज्यादा हो, विंटर में उतनी नहीं हो, देन ससाप्रिल्ला है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर विंटर में है, देन फिर पेट्रोलियम पे हम सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन दिखाई देता है। सोराइनम आता है कि क्या होता है कि कभी कभी क्रोनिक केसेस होते हैं, हम पर्टिकुलर पे कोई मेडिसिन दे रहे हैं बट काम नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ा काम किया देन अगेन रीअपियर कर जा रहा है। तो बेटर है कि फिर अगर पेशेंट बता रहा है कि इचीनेस काफी ज्यादा है और उसको ठंड भी बहुत लगती है, इचीनेस एंड चिलीनेस अगर पेशेंट ज्यादा बता रहा है और क्रोनिक है, तो एक बार हो सकता है कि सोराइनम देना पड़े। ठीक है, एक बार को सोराइनम बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन देना पड़ सकता है, अगर पेशेंट पेशेंट इचीनेस एंड चिलीनेस ये दोनों मार्क बता रहा है। उसके साथ में अगर उसका मेंटल सिम्टम्स फियर वाला या नेगेटिविटी वाला, पैसिमिस्टिक वाला अगर मिलता है, काफी घबराया घबराया सा होगा, मतलब इनसिक्योर फील करता है लाइफ को लेके, चीजों को लेके कि पता नहीं आगे ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिविटी काफी ज्यादा हो, चिलीनेस हो, या फिर डिस्चार्जेस के साथ में ऑफेंसिवनेस काफी दिख रहा हो, तो क्लियर कट हम सोराइनम जाएंगे। और इसका जो इचिंग होता है वो वार्मथ ऑफ बेड से एग्रावेट करता है, तो सेम सल्फर और मर्क के जैसा है कि वार्मथ ऑफ बेड से एग्रावेट करेगा। बट चिलीनेस एंड इचीनेस हो तो क्रोनिक केस में हो सकता है सोराइनम हमारा एक इंटरकरेंट रेमेडी भी हो। नेक्स्ट मेडिसिन आता है पेट्रोलियम। ये भी एक कॉमन मेडिसिन है, जिसमें ब्लडी क्रैक्स एंड स्कैंटी डिस्चार्जेस, क्रैक्स के साथ में होगा और ब्लड भी होगा, और डिस्चार्जेस कम होते हैं। तो इसके लिए पेट्रोलियम के लिए याद रखना है कि हमारा क्रैक हो, क्रैक के साथ में ब्लड भी आ रहा हो, और प्लस इसका जो वेदर है विंटर वेदर हो, इरप्शंस बिहाइंड ईयर, फोल्ड्स ऑफ स्किन, कहीं पर भी हो रहा है, पेट्रोलियम ओवरऑल काफी हद तक कवर करता है। लेकिन क्रैक्स और स्कैंटी डिस्चार्जेस अगर हैं तो, और खासतौर से अगर विंटर वेदर आ गया तब तो फिर क्लियर कट है। बाकी अगर थोड़ा बहुत जनरल्स में एवर्जन ऑफ कैवेज, डिजायर और एवर्जन स्वीट, एवर्जन मीट फैट, कुछ ऐसा मिल रहा है, खासतौर से एवर्जन ऑफ कैवेज एक कंफर्मेटरी सिम्टम है इसका। खाली कैवेज भी मिल रहा है तब भी हम स्किन ड्राई क्रैक हो और विंटर एग्रावेशन हो और एवर्जन कैवेज हो, तब भी हम सोच सकते हैं इसको। ठीक है, एंटिम क्रूड पर आते हैं। एंटिम क्रूड जैसा कि पता है कि इसकी स्किन थिक होती है, लेदरी स्किन होती है, तो जहां पर स्किन एकदम हार्ड और थिक हो जा रही है, तो जो लैकेनिफिकेशन वाला पार्ट आता है वो भी एक एंटिम क्रूड का पार्ट है। तो थिक हार्ड क्रस्ट हनी कलर्ड स्कैब, या फिर क्रस्ट काफी ज्यादा बन रहे हैं और क्रस्ट के साथ में थोड़ा थोड़ा सा डिस्चार्जेस भी हो रहा है, तो डिजायर पिकल्स मीट अगर ये मिल गया तो वेल एंड गुड है। एंटिम क्रूड यूजली थोड़ा सा सेंटिमेंटल ये भी होता है, रोमांटिक होता है थोड़ा सा, अगर कुछ उस तरीके का मेंटल हो और कुछ ऐसी स्किन हो तब भी सोच सकते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक स्किन पर भी हम इसको यूज करते हैं, थिक हार्ड क्रस्ट स्किन के साथ में अगर हो उसका, मेन इसका थिक हार्ड स्किन होता है। एनाकार्डियम, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस,
खासतौर से ये वाला जो एरिया है सर्वाइकल वाला एरिया होता है, तो इसमें जो प्लैक्स फॉर्म होते हैं इसके साथ में इचीनेस काफी ज्यादा, लोकलाइज रिपीटेड स्क्रैचिंग ऑन द नेक, एक्जिमा सर्वाइकल रीजन, बाकी डुअल नेचर हो, एब्यूजिव हो या फिर लॉस ऑफ मेमोरी कुछ ऐसा दिख रहा हो, तब भी हम जा सकते हैं। अदरवाइज हम स्पेसिफिक लोकेशन पर भी एनाकार्डियम को यूज कर सकते हैं। सिकुटा, सिकुटा वैसे सबको पता है कि सिकुटा एक तो एक हमारा एक ब्रेन का भी एक मेन रेमेडी है, कन्वर्जेंस का रेमेडी है, या फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रेन ट्रबल्स है, या मेनिंजाइटिस का ट्रबल रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहा और फिर साथ ही साथ उसको स्किन कंप्लेन भी हुआ है, या फिर कोई हिस्ट्री हमको दिखाई दी है कि ऐसा कुछ था ब्रेन में, फिर उसके बाद स्किन कंप्लेन हुआ, खास तौर से इसका एक्जिमा कैपिटिस का कंप्लेन लेके आता है, तो सिकुटा उसका एक मेन रेमेडी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिकुटा में इचिंग नहीं होती है, नॉट मच इचिंग, पस्टुलर eruptions, yellowish हनी कलर scabs especially about the mouth, eczema capitis। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रिमर, टिचिंग, कन्वर्जन, स्पैज्म और ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हिस्ट्री हो और एक्जिमा कैपिटिस हो, देन फर्स्ट रेमेडी इज द सिकुटा। क्लीमेटिस, अभी जैसे बताया था कि क्लीमेटिस में क्या होता है कि जैसे फेगोपायरम का अपोजिट बताया था, कालीबाई का अपोजिट बताया था कि उनमें कोल्ड से रिलीफ मिलता है, इसमें कोल्ड से रिलीफ नहीं मिलता है। रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग, रेडनेस काफी ज्यादा होगी, हीट होगी, स्वेलिंग होगी, और एग्रावेशन फ्रॉम वॉशिंग, धुलने से भी उसको दिक्कत हो रहा है, प्लस गर्म चीजों से भी दिक्कत हो रहा है उसको, एज मॉइस्ट ऑल्टरनेटिंग विद ड्राई स्कैल्प, तो कोल्ड वाटर भी एग्रावेट कर रहा है एंड हीट से भी एग्रावेट कर रहा है और वार्म से भी एग्रावेट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्लीमेटिस जनरली क्या है कि जैसे स्किन कंप्लेन कोई बोलता है कि हम गर्म लगा लेते हैं आराम मिल जाता है, ठंडा लगा लेते हैं आराम, क्लीमेटिस में ना गर्म से ना ठंडे से, दोनों चीजों से उसको एग्रावेट कर रहा है। तो याद रखना कि कुछ दो तीन मेडिसिन से बहुत अपोजिट हैं, जैसे कि पेट्रोलियम विंटर है, सरसाप्रिला समर है, फाइगोफायरम कोल्ड से रिलीफ है, देन कालीबाई भी कोल्ड से रिलीफ है, लेकिन कालीबाई यूजली समर वेदर को रिलेट करती है, क्लीमेटिस कोल्ड और वार्म दोनों से एग्रावेट करता है, सोराइनम चिली है बट वार्म से इसको एग्रावेट करता है। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तभी वो केस को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। एलुमिना, जैसे एलुमिना पता है कि इसका एक स्किन पर्सपायर कम करता है, ड्राइनेस काफी ज्यादा होती है, तो जो खासतौर से ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, एस्टियोटिक एक्जिमा जो लेके आते हैं, लेग में लेके आते हैं, डर्मेटाइटिस वाला लेके आते हैं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तब भी हम एलुमिना सोच सकते हैं। एलुमिना का इसलिए चैप्ड एंड ड्राई स्किन, ब्रिटल लेंस के साथ में इंटॉलरेबल इचिंग व्हेन गेटिंग वार्मथ इन बेड, तो वार्म्स इसमें भी एग्रेवेशन है, मस्ट स्क्रैच until it bleeds। चिली एंड अवर्जन पोटैटो, अगर ये मिल गया तो एकदम क्लियर कट एलुमिना, चिली एंड अवर्जन पोटैटो। वहीं अगर चिली अवर्जन पोटैटो के अलावा अगर डिजायर पोटैटो मिलता है, तो डिजायर पोटैटो में हम फिर ओलियंडर पे जाएंगे। अगर स्किन कंप्लेन है, स्केली है, इरप्शंस है, स्किल्स इरप्शंस है, इचीनेस है और डिजायर पोटैटो, हमने पोटैटो कंफर्म करने की कोशिश की बट पेशेंट सेड दैट हाँ हम उसमें आलू जरूर डाल के खाते हैं, हमको आलू अच्छा लगता है, कोई भी सब्जी होगा थोड़ा बहुत भी आलू हम लेंगे। इवन कई बार डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा आलू जरूर लेके खाते हैं, हमें अच्छी लगती है। तो डिजायर फॉर पोटैटो अगर स्किन एलिमेंट्स है तो एक बार को ओलियंडर सबसे पहले सोचेंगे, अगर अवर्जन पोटैटो देन एलुमिना की तरफ जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है एलुमिना और ओलियंडर का। बाकी एलुमिना तो डल डिप्रेस्ड होता ही है कि अगर मॉर्निंग में भी थोड़ा सैड फील होगा, स्लोनेस होगा, कुछ जी वो जो भी काम करेगा तो बहुत धीरे धीरे करेगा, तो वो ओवरऑल ओल्ड एज में भी थोड़ा बहुत पेशेंट्स के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम आते ही है। बाकी स्किन में क्रस्ट, मॉइस्ट, इचिंग, आईब्रोज, क्रैक लिप्स, इरप्शंस, एक्जिमा, ब्लीडिंग, इरप्शंस, हैंड क्रैक, ड्राई हैंड, ओवरऑल हर जगह एलुमिना ये भी कवर होता है, बैथिंग, कोल्ड बैथिंग एंड से। बट ओलियंडर जो आता है हमारा, इसका स्पेसिफिक है कि अगर कभी कभी पोटैटो वाला सिम्टम नहीं भी मिल रहा है या जनरल्स वाले कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट इसका जो स्कैल्प है ये एक मेन है, और फर्स्ट रेमेडी अगर स्कैल्प के लिए अगर आएगी तो वो ओलियंडर ही आएगी, देन मेजेरियम सेकंड जाएगा या ग्रेफाइटिस सेकंड जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन है ओलियंडर। ओलियंडर क्या है कि एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस का मेन रेमेडी आता है, जैसे मेजेरियम है, ग्रेफाइटिस है, और इसके साथ में पेशेंट कभी कभी डेंड्रफ लाइक इरप्शंस भी बताता है। तो एक्जिमा कैपिटिस हो, डेंड्रफ हो या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, देन थिंक ऑफ ओलियंडर।
कैलकेरिया का मोस्टली जनरल्स पर जाएगा, कहीं पर भी स्किन इरप्शंस होगा, बट चिली है, फ्रेटफुल है, फियरफुल है, उसे लगता है कि कोई अगल में बगल में कोई ना कोई खड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा फ्राइटफुल है। चिली डिजायर स्वीट्स, एग्स, कोल्ड ड्रिंक, स्वेट ऑन हेड एंड द फेस के साथ में हो, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो, कॉन्स्टिट्यूशनली जाएगा कैलकेरिया का। ठीक है। सीपिया का एक तो एक इसका लोकेशन है, एक मिनट। ठीक है, तो सीपिया के लिए एक तो एक इसका लोकेशन है। लोकेशन क्या है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, स्किन कहाँ गया, ये वाला एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस एंड बैक ऑफ एक्जिमा, स्किन एक्सट्रीमिटीज इरप्शन जॉइंट्स बैंड ऑफ एक्जिमा। तो जो जॉइंट्स के बैंड होते हैं जैसे कि एल्बो का है या नी का है या एंकल का है, तो ये सीपिया का भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। तो कभी कभी सीपिया के जनरल्स नहीं भी मिल रहे हैं, और सारे जितने भी बैंड्स हैं जॉइंट्स के वहां पर भी अगर दिख रहा है, तो एक बार को सीपिया को भी सोचना चाहिए। और अगर जनरल्स उसके मिल जा रहे हैं, जनरल्स इंडिफरेंट है, बीपिंग है, और कंपनी डिजायर अवर्जन डिपेंड्स ऑन द मूड है, चिली डिजायर स्वीट्स है, अवर्जन मिल्क है, गुस्से वाली है, माइजर है, तो सीपिया की तरफ जा सकते हैं। लाइकोपोडियम एक मेन रेमेडी में आता है एक्जिमा का, जैसे कि कोई भी क्रोनिक एक्जिमा है तो जैसे सल्फर, कैलकेरिया, कैलकेरिया सल्फ, लाइकोपोडियम, थूजा, ये सब एक मेन रेमेडीज हैं जो उसको एज ए इंटरकरेंट हम लोग देते हैं, जिससे केसेस हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेम थिंग लाइकोपोडियम के साथ भी है। तो लाइकोपोडियम के लिए तो वही है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और डिजायर स्वीट्स है, डिजायर बॉम ड्रिंक है, डिस्टेंशन है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है। तो इनमें से भी कुछ मेन मेन अगर सिम्टम मिल जा रहे हैं, तब भी हम लाइकोपोडियम को एज इंटरकरेंट रेमेडी देते हैं। कैलकेरिया सल्फ भी सेम है कि अगर हॉट कैलकेरिया कार्व है, पेशेंट डिजायर स्वीट, डिजायर फैट, बर्निंग पाम एंड सोल्स हो, डिजायर एग हो, स्वेटिंग ऑन हेड हो, तो फिर हम कैलकेरिया सल्फ की तरफ जाएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जाते हैं। नाउ अभी तक तो कुछ जनरल्स मेडिसिन थे, कुछ मेडिसिन नहीं भी हैं, जैसे थूजा है तो थूजा के जनरल्स पे जाएगा, जैसे चिली है, डिजायर सॉल्ट, डिजायर बॉम है, टी है, डिजायर है, या ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग है, थूजा पे जाएंगे, नाइट्रिक एसिड है। तो ओवरऑल जो जनरल्स मेंटल और फिजिकल्स पर हैं, मेन मेन रेमेडीज उनको तो हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर ग्रुप ऑफ मेडिसिन थी जो ज्यादा यूज होती हैं। नेट्राम्यूर भी काफी ज्यादा एजिमा का यूज होता है, जहाँ हॉट पेशेंट हो, डिजायर सॉल्ट है, वजन फैट हो, और स्किन काफी उसका ड्राई हो स्किल्स के साथ में, तब हम नेट्राम्यूर सोचते हैं। अब कुछ हमारे ये स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो लोकेशन वाइज हैं, और काफी अच्छी मेडिसिन हैं जो हम लोग इंटरकरेंट मतलब पहले स्पेसिफिक देन कॉन्स्टिट्यूशनल यूज करते हैं। तो जैसे जुगलेंस है, तो जुगलेंस का मेन एक्सट्रीमिटीज पर इफेक्ट है, खासतौर से जुगलेंस सी का। तो इचिंग एंड प्रिकिंग होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज, सैक्रम एंड हैंड्स। जुगलन सी में क्या है कि एराथेमेटस और रेडनेस, जुगलन सी में रेडनेस काफी ज्यादा मार्क होगी। तो जहां पर भी है रेडनेस के साथ में ची हो, और खास तौर से लेग्स में हो या फिर ये हैंड्स में हो, तो और सेक्रम वाले रीजन में हो, तो हम जुगलेंस सी पे जाएंगे। जुगलेंस आर का एक तो क्रस्टल एक्टिया है, दूसरा एक्जिला है, एक्जिला एंड फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोर आर्म और द नियर एल्बो। तो मेनली क्या है कि एक्जिला और क्रस्टल एक्टिया मतलब स्कैल्प वाला पार्ट जुगलेंस आर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें रेडनेस उतना ज्यादा नहीं, बट छोटे छोटे से पस्ट्यूल्स होते हैं। जुगलेंस सी एक मेन रेमेडी है एक्जिमा का, खासतौर से हाथ और लेग दोनों में अगर कहीं भी मिलता है और रेडनेस और इचीनेस हो, इतना पेशेंट अगर बता रहा है, तो फिर हम जुगलेंस सी को दे देते हैं। प्राइमुला ओ, प्राइमुला वी जुगलेंस के बाद में आता है। फर्स्ट रेमेडी अगर हम देंगे देन जुगलेंस देंगे, देन जुगलेंस नहीं काम कर रहा और हमको लग रहा है कि ये नहीं तो ये हो सकता है, कभी कभी हमारा जो मेडिसिन है नहीं काम करता है, देन हमारा सेकंड जो नियरर मेडिसिन होता है उसको हमको ट्राई करना चाहिए। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि जुगलेंस सी दिया नहीं काम किया, तो हमने प्राइमुला ओ दिया, और प्राइमुला ओ में क्या होता है कि उसमें भी हैंड्स और लेग में होता है, और इसमें भी रेडनेस काफी ज्यादा और ब्लीडिंग के साथ में होती है।
तो जुगलेंस में भी रेडनेस काफी ज्यादा है, इसमें भी रेडनेस है, बट हम फर्स्ट जुगलेंस देते हैं, देन प्राइमला ओ अगर काम नहीं करता है तो। इसमें भी हैंड्स में, आर्म्स में, फेस में भी है इसमें। और अगर प्राइमला ओ काम नहीं किया, देन वन टाइम प्राइमला वी भी ट्राई करके देख सकते हैं, कभी कभी ये भी काम कर जाता है। तो जैसे मार्क्सॉल है, मर्कोर है कि डिसेंट्री या टेनिसमस में हमने मार्क्सॉल दिया, काम नहीं किया, देन मर्कोर सेकेंड ऑप्शन रखते हैं। सेम थिंग यहाँ पर है कि प्राइमला ओ नहीं काम किया, देन प्राइमला वी, जुगलेंस नहीं काम किया तो प्राइमला ओ। तो ये बहुत नियरर मेडिसिन हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। रश्मि भी एक हमारा मेन मेडिसिन में आता है, खासतौर से इसके जो इरप्शंस होते हैं रश्मिडिनाटा के। एक तो एक इम्पेटिगुनस इरप्शंस होते हैं कि जो क्या कहते हैं, ये पैपुलर होंगे और थोड़े थोड़े से बस टाइप के होंगे। दूसरी चीज है कि रेडनेस भी होगा, एरेथमेटस भी इरप्शंस होंगे इसके। रेडनेस हो, इचिंग हो और बर्निंग हो, तो आर्सेनिक जैसा कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जैसे आर्सेनिक में भी काफी ज्यादा स्किन ड्राई है, इचीनेस है और रेडनेस है और बर्निंग है, तो हमको लगेगा कि आर्सेनिक है, ये बर्निंग बता रहा है। लेकिन जब वार्म से भी उसको एग्रवेट कर रहा है तो फिर वो आर्सेनिक नहीं है, वो फिर रस भी है। तो ध्यान रखना कि रस भी आर्सेनिक जैसा है, बट उसको गर्म से आराम नहीं मिल रहा और रेडनेस काफी ज्यादा है, देन इट इज द रस भी। और रस भी काफी हेल्प करता है एक्जिमेटस इरप्शंस, जब रेडनेस और इचिंग के साथ में हो और वार्म से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हो। एथियोप्स भी, ये भी एक एक्जिमा का रेमेडी है। एथियोप्स यूजली क्या है कि ये एंटीमनी, ये मिनरलिस का, इसका मिनरलिस है और ये एंटीमनी वाला है। तो इसमें मेनली क्या है कि मर्क्सोल सल्फर और एंटीमनी ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मर्क्स वाले सिम्टम, सल्फर वाले सिम्टम या एंटीमनी, जैसे एंटीम क्रूड वाला था थिक हार्ड स्किन था, मर्क वाला पस्टुलर डिस्चार्जेस के साथ में, सल्फर वाला बर्निंग और रेडनेस के साथ में। तो जब पेशेंट काफी ज्यादा इचीनेस हो और रेडनेस काफी ज्यादा हो और इवन पस्टुलर डिस्चार्जेस के साथ में दिखाई दे रहा हो, तो फिर एक बार को हम एथियोप्स भी सोचते हैं कि बस थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा हो कि ये मर्क जैसा लग रहा है और सल्फर जैसा दिख रहा है। सलाइवेशन अगर आ रहा है, मर्क जैसा दिख रहा है, सल्फर जैसा दिख रहा है, और स्किन देखने में थोड़ा सा थिक ही थिक दिख रही है, मतलब मोटी मोटी स्किन हो रही है, तो थिक स्किन हो, एरप्शंस पस्टुलर हो, डिस्चार्जेस के साथ में हो, और बर्निंग हो और इचिंगनेस काफी ज्यादा हो, तो फिर हम एथियोप्स पे जाएंगे। जितना ज्यादा वो इचिंग करेगा उतना ज्यादा उसको एग्रावेट करता है, क्रस्टी येलोइश इरप्शंस होते हैं। एनागेलिस का पाम वाला हैंड एक्जिमा का मेन लोकेशन है कि अगर पाम्स पर या फिंगर्स पे एक्जिमा है तो फिर हम एनागेलिस को सबसे पहले सोचेंगे। तो इसके ड्राई ब्राइन स्किल्स, सिंपली इरप्शंस होंगे, एक्जिमेटस इरप्शंस होंगे और पाम पर होंगे, देन एनागेलिस आएगा। स्क्रोफलेरिया नोडोसा, ये भी एक्जिमा, इसका एक तो कान के पास में होगा स्क्रोफलेरिया नोडोसा का, और बैक ऑफ हैंड्स पर होगा। बाकी इसका कोई पिक्यूलियर कैरेक्टर नहीं है, बट लोकेशन है, तो कान पर और बैक ऑफ हैंड पर अगर हमें खाली देना है, तब भी हम इसको फिलेरिया को यूज कर सकते हैं। आर्सेनिक, फर्स्ट रेमेडीज में आर्सेनिक भी आता है हमारा, जैसे ग्रेफाइटिस है वैसे ही आर्सेनिक भी है। आर्सेनिक में बस दो चीजें खासतौर से ध्यान रखने वाला है, बर्निंग एंड एम्ब्रेशन बाई वार्म। जितना ज्यादा पेशेंट बर्निंग बता रहा है कि बहुत सीवियर जलन होती है और गर्म से आराम मिलता है, एम्ब्रेशन बाई वार्म, गर्म से जितना आराम मिल रहा है, तो फिर वो आर्सेनिक फर्स्ट रेमेडी। तो इचिंग बहुत वायलेंट हो और बर्निंग हो और वार्म से रिलीफ हो, देन आर्सेनिक। और अगर इचिंग बहुत ज्यादा हो, वार्म से रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो फिर रस वगैरह इस तरीके की मेडिसिन पे हम जाएंगे। स्कुकम चुक, स्कुकम चुक भी एक अच्छा मेडिसिन है एक्जिमा का, खास तौर से इसका लेग्स एक्जिमा और डोर्सल, ये सॉरी पाम प्लांटेरिस वाला फुट वाला जो सोल है, अगर वहां पर इरप्शंस हो, ड्राइनेस और ये फिसल्स क्रैक टाइप का हो, प्लस डिस्चार्जेस हो, एक्सुडिंग एंड एक्रेट सिक्रीजन, तो पेशेंट को काफी डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो स्पेशली जब ये सोल वाला पार्ट अफेक्टेड हो, डिस्चार्जेस हो रहे हो, तो फिर हम एक बार को इसको कमचुक यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। और इसका एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज है गाउट, गाउट के साथ में जैसे आर्बुटाइस, आर्बुटस है एक्जिमा विद द गाउट, यूरिया है, यूरिक एसिड, इसी तरीके से स्कोकम चुक है, ये भी गाउट के साथ में एक्जिमा का एक मेन मेडिसिन। स्टिलिंजिया लॉन्ग बोन पेन विद एक्जिमा, जब कभी 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 पेशेंट स्किन की कंप्लेन लेके आता है, तो वो बताता है कि ये जो
नी से नीचे तक का जो पार्ट है लेग का, ये पेनफुल है। तो इरप्शंस भी हो रहे हैं प्लस वो लेग वाला पार्ट है वो पेन हो रहा है, तब फिर हम स्टिलिंजिया को सबसे पहले सोचेंगे। तो ये लेग पेन हो और स्किन में इरप्शंस एक्जिमेटिस हो, देन स्टिलिंजिया। टेलुरियम का कान वाला पार्ट तो है, प्लस इसके साथ इसका ऑफेंसिव डिस्चार्जेस है। तो अगर बिहाइंड द ईयर हो और हल्के हल्के से डिस्चार्जेस हो, वो भी बदबूदार जब फील हो रहा हो, तो फिर पिक्यूलियर एकदम टेल्यूरम। तो जैसे स्कोफ्लेरिया नोडोसा में भी ईयर में था, पीछे की तरफ था। ग्रेफाइटिस में भी है, मेजेरियम में भी है। ग्रेफाइटिस में क्या होगा, ऑफेंसिवनेस उतनी नहीं होगी, सिंपली डिस्चार्जेस होंगे। मेजेरियम में थिक स्कैप्स लाइक इरप्शंस होंगे, पस बन चुका होगा। टेल्यूरियम में क्या होगा, सिंपली डिस्चार्जेस होंगे बट ऑफेंसिवनेस के साथ में होंगे। टोरुला, टोरुला इचिंग अराउंड द एंकल्स, अगर खाली एंकल्स वाला पार्ट दिख रहा है। हाँ, एंकल्स वाले पार्ट में अगर आ रहा है तो फिर हम उसको ये टोरुला को सोच सकते हैं, अगर एंकल पे स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। हेरेडिनम, हेरेडिनम में क्या है कि वैसे तो जनरली उतना जल्दी यूज नहीं होता है, बट अगर इन्फेंटाइल एक्जिमा है, इन्फेंटाइल एक्जिमा जनरली बच्चों में, हमने स्टडी में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एक्जिमा में, कि बच्चों में ज्यादातर कहाँ बताते हैं, बच्चों में ज्यादातर स्कैल्प में बताएंगे या फिर कान के पीछे बताएंगे, या जो फोल्ड्स ऑफ स्किन है वहां पर आएंगे, जेनाइटल्स पे आएंगे। तो इन्फेंटाइल एक्जिमा हो ड्यूरिंग डेंटिशन, स्पेशली नीज एंड एल्बो, एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन फ्रॉम पाम्स एंड सोल्स, तो फिर हम तब थायराइडिनम एक बार सोच सकते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब गाउट्स के साथ में एसोसिएटेड है। फिर आता है हमारा काली ग्रुप। काली में काली आस, जैसे आर्सेनिक है, स्किन, स्किन की जितने भी केसेस होते हैं, आर्सेनिक, काली आर्स और आर्स ग्रुप, आर्सल्फेबम, ये सब मोस्टली दिमाग में रहना चाहिए। इंटेंस इचिंग हो, काफी सीवियर इचिंग पेशेंट बता रहा है और किसी भी तरीके से उसको आराम नहीं मिल रहा है, बहुत मेंटली भी एंग्जियस है विद दैट इचिंग एंड रेस्टलेसनेस काफी ज्यादा है। हो सकता है तुमने आर्सेनिक दिया हो बट नहीं काम कर रहा हो, देन कालियास सेकंड रेमेडी है। और इसके जो स्किन है, फिसर्स के साथ साथ इसके लिए इरप्शंस होते हैं, डिस्क्यूमेशंस होते हैं, और ये ओवरऑल कहीं भी स्किन में हो सकता है, बट बैंड्स ऑफ आर्म्स और नीज में भी इसका मेन लोकेशन है। लेकिन इसका इचिंग इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट परेशान हो जाता है। तो सिंपली इचिंग अगर मिल रहा है, तो आर्सेनिक अगर नहीं काम कर रहा, देन फिर हम काली आर्स पर ही जाएंगे, क्योंकि पेशेंट इज एंग्जियस एंड रेस्टलेसनेस ड्यू टू दैट इचिंग, एंड आर्सेनिक भी है और काली कार भी है। काली बाई, जैसे मैं बीच बीच में कई बार बता चुका हूँ कि काली बाई का मेन समर वेदर एग्रावेशन है। समर एग्रावेशन हो, पेशेंट कई बार बोलता है कि ये हमको विंटर में नहीं होता, समर में ही होता है, और जब हम नहा के आते हैं तब हमको नहीं होता है, तब काफी आराम रहता है। धीरे धीरे करके फिर वो स्किन इचीनेस स्टार्ट हो जाता है। तो नहाने के बाद या ठंडे पानी से उसको आराम, इवन एक बार तो एक पेशेंट बोला था कि मैं बर्फ की सिकाई करता हूँ तो अच्छा लगता है। तो बर्फ की सिकाई में फेगोपायरम भी हम सोच सकते हैं, काली बाई भी। लेकिन उसके साथ उसने एक लाइन और बोला कि मुझे विंटर में नहीं होता है, समर में ही ये चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज है, उस पेशेंट को मैंने जनरल्स भी लिए थे और वो सल्फर का पेशेंट था, क्लियर कट सल्फर के सिम्टम्स दिख रहे थे। सल्फर दिया, उसने बोला 10-20% रिलीफ है, कोई खास चेंजेस नहीं है। देन फिर काली बाई दिया, काली बाई देने के बाद में उसका मेडिसिन से चेंज होता चला गया, महीने 1.5 महीने तक सेकलेक पे रहा। देन फिर, और वो भी एलएम पोटेंसी में दिया, देन अगेन फिर उसका बढ़ा के दिया, फिर वो काफी हद तक पूरा केस ही उसका काली बाई से ही खत्म हो गया। तो इसका ये सिम्टम इंपॉर्टेंट है। काली सल्फ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में काली सल्फ, काली म्यूर, ये सब आते हैं। काली सल्फ ओवरऑल जनरल्स पे ज्यादा जाता है कि डिजायर फॉर स्वीट, डिजायर फॉर फैट, डिजायर फॉर कोल्ड हो, काली वाला सेंस ऑफ ब्यूटी हो, फिर हम काली सल्फ देते हैं। और कभी कभी जॉइंट्स के साथ में या आर्थराइटिस कंप्लेन के साथ में, स्किन कंप्लेन हो, तब भी काली सल्फ सोचते हैं। और काली म्यूर भी सेम ऐसे ही है कि काली म्यूर में ये खासतौर से इसके लिए इरप्शंस हो, वाइटिस इरप्शंस हो, और स्किल्स, ये स्कैल्प वाला पार्ट हो या फिर फेस वाला पार्ट अफेक्टेड हो, फैट से एग्रावेशन हो, सेंस ऑफ ब्यूटी हो, तो फिर हम काली म्यूर पे जाते हैं। बेसलाइनम का ये लिड्स वाला पार्ट, सॉरी लिड्स वाला पार्ट मेन है।
अगर यहाँ पर है तो फिर हम बिस्लैनम, और थोड़ा बहुत अगर चिली है और खाने पीने में नॉनवेज पसंद है तब भी हम सोच सकते हैं, बट स्पेसिफिक पर भी हम आईलेट पे दे सकते हैं। बर्बेरिस एक्विफोलियम, ये इंटर करंट बीच बीच में कभी कभी पेशेंट थोड़ा सा परेशान होता है, खासतौर से ये स्कैल्प वाला पार्ट पे, और बोल रहा है इचिंग हो रहा है, स्केल्स आ रहे हैं, तो फिर हम टिंचर्स वगैरह में इसको एज ए इंटर करंट बीच बीच में ट्राई कर सकते हैं। बट ये उतना डीप एक्टिंग नहीं है कि हाँ ये पूरा केस को ठीक कर दे, बट हाँ रिलीफ मिलता है। नेफ्थलीन एक दवा है, नेफ्थलीन डर्मेटाइटिस का इसका भी मेजर रोल है, एक्जिमा ओवर द बोथ लेग्स में, खासतौर से जब लेग्स में हो, और कभी कभी आई से रिलेटेड सिम्टम्स हो, जैसे विजन उसका थोड़ा सा सही नहीं है या फिर रेटिना से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, उसके साथ में एक्जिमा हो, देन क्लियर कट नेफ्थलीन है। और अगर नहीं भी है तो कभी कभी जब लेग्स वाली या हैंड वाली मेडिसिन नहीं काम कर रहे तो फिर एक बार को नेफ्थलीन हो सकते हैं। बट हाँ ये यूजली कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज पर ही ज्यादा दिमाग में आता है। फिक्स लिक्विड है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस पर है कि पेशेंट एलर्जिक कफ या चेस्ट कंप्लेन के साथ में हो और एक्जिमा की कंप्लेन हो। स्ट्रेचिंग अंटिल इट ब्लीड्स, मतलब ये इतना ज्यादा खुजली करता है कि ब्लीडिंग आता है, लेकिन उसके साथ में उसको चेस्ट कंप्लेन या फिर कफ का कंप्लेन हो, ब्रोंकाइटिस वगैरह, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, तब फिर हम पिक्स लिक्विडा को सोच सकते हैं। रेडियम ब्रोन, अगर कोई भी क्रोनिक केस है, इंडिकेटेड मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, तो इट इज जस्ट लाइक सल्फर, कैलकेरियस, तो ये भी रेडियम ब्रोम भी काफी अच्छा मेडिसिन है। तो सल्फर जैसे से डिजायर स्वीट्स, डिजायर फॉर आइसक्रीम हो, ठीक है, और सल्फर हो सकता है दे चुके होंगे, तब भी फिर हम एक बार इसको रेडियम ब्रोम को एज ए इंटरकरेंट रेमेडी सोचते हैं। वायलेट ट्राइकलर, वायलेट ट्राइकलर का पेशेंट क्या होता है, एक फेस और स्कैल्प, ये दोनों चीजें बताता है, और इसमें जो डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक पस्चुलर के साथ में डिस्चार्जेस लेके आएगा, और इचीनेस काफी ज्यादा होगी। इचिंग इतनी ज्यादा होगी कि रात में भी उठ उठ के वो खूब खुजलाएगा, और खुजलाने के बाद में फिर परेशान होगा। तो वायलेट ट्राइकलर में थिक स्कैब्स विच क्रैक्स एंड एक्सुड्स टेनेसियस येलो पस, बर्निंग इचिंग वर्स एट नाइट, फेस एंड हेड। तो वायला का फेस एंड हेड बर्निंग और इचिंग और स्कैबी इरप्शंस के साथ में होगा। एनीलाइनम, एनीलाइनम का एक तो एक नी वाला पार्ट, मेन लोकेशन इसका जो इंपॉर्टेंट है कि घुटने में ऊपर की तरफ अगर इरप्शंस हो रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एनीलाइनम पे जाएंगे, और इसका भी एनीलाइनम का आर्सेनिक के जैसे ही होता है कि रेडनेस होगा, इचिंग होगा और बर्निंग होगा। तो आर्सेनिक लाइक इन्फ्लेम रेड रॉ इडिमेटस, इचिंग हो, खासतौर से फ्लेक्सर ऑफ जॉइंट्स और द नी जॉइंट्स। तो ये एनीलिनियम का एक स्पेसिफिक है। तो मेनली तुम लोग को ध्यान देने वाला होगा कि जो लेग्स से रिलेटेड जितनी मेडिसिन या हैंड से रिलेटेड मेडिसिन हैं तो बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, जैसे जुगलेंस सी है, जुगलेंस आर है, प्राइमुला ओ, प्राइमुला बी है, नैप्थलीन है, स्पुकम है, स्कोफ्लेरिया है, ये सब मेडिसिन हैं जैसे कि इनके बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं, और वही दिमाग में होना चाहिए। जैसे जुगलेंस सी था तो जुगलेंस सी में रेडनेस काफी ज्यादा मार्क होती है चीनेस के साथ। जुगलेंस आर में क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे से पस्चुलर eruptions काफी ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में देने वाला है कि जुगलेंस आर का एक्जिला वाला पार्ट या फिर ये जुगलेंस सी का जो मेन पार्ट है वो हैंड वाला पार्ट है, लेग वाला पार्ट है। इसी तरीके से एनिलाइनम की एनिलीनियम का जो है नी वाला पार्ट ये थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड है, और कई बार इस पे दिया है काम भी करता है। आर्बिटाइनम, आर्बिटाइनम ये तो जब जॉइंट्स पेन के साथ में एसोसिएटिंग हो तभी हम इसको सोचते हैं, अदरवाइज आर्बिटाइनम वैसे नहीं याद में आता है। मैग्नम ग्रुप भी एक मेन मेडिसिन है। मैग्नम में यूजली पर्सपिरेशन से एग्रावेट करता है, तो जब पेशेंट बोले कि जो इरप्शंस है, एक्जिमेटस इरप्शंस है, पसीना जैसे जैसे बढ़ता है तो और एग्रावेट करता है, तो फिर मैग्नम सबसे पहले दिमाग में आता है। और मैग्नम म्यूर जो है डायबिटीज के साथ में अगर इसके नीचिंग है पर्सपिरेशन फॉर्म तो फिर मैग्नम म्यूर पे जाएंगे। तो डायबिटिक है, पर्सपिरेशन एग्रावेशन, देन मैग्नम म्यूर, और सिंपली अगर पर्सपिरेशन से एग्रावेशन है बैदिंग से, देन मैग्नम। बोविस्टा थिक क्रस्ट स्टिचिंग ऑफ द स्कैल्प है या फिर हेयर डाई वगैरह यूज, कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करने के बाद में हो रहा है तो फिर हम बोविस्टा सोच सकते हैं। पोमोक्लेडिया का ये रेस्टॉक्स के जैसा होता है, रेड एंड पेपलर होगा और ट्रंक पे खास तौर से होगा। पोमोक्लेडिया का तो अभी तक नहीं देखा है, अगर होगा तो फिर इसको बताया जाएगा। सीरियस बोन प्लांडी, एक्जिमा ऑफ हैंड्स है, बट सीरियस बोन प्लांडी ये भी एक हार्ट रेमेडी है। अगर हार्ट का पेशेंट हो और हैंड में एक्जिमा हो तभी हम सीरियस बोन प्लांडी पे जा सकते हैं, बट एज सच इसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। देन लास्ट इज द एक्सरे। एक्सरे भी एक हमारा कोई क्रोनिक केस हो,
एक्जिमा का ठीक नहीं हो रहा है और पेशेंट को डिजायर स्वीट्स हो, कंपनी एवर्जन हो, कोल्ड ड्रिंक डिजायर वो कोल्ड ड्रिंक डिजायर एवर्जन मीट, अगर कुछ ऐसा मिल जा रहा है, नहीं भी मिल रहा है, अगर पेशेंट डिजायर स्वीट्स बता रहा है और सल्फर भी दे चुके, सब कुछ दे चुके हैं, बट आराम नहीं मिल रहा है, रेडियम रोम भी दे चुके हैं, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन एक्सरे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे भी एक हमारा मेन इंटरकरेंट रेमेडी में आता है कोई केस को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो काफी कॉमनली यूज होते हैं, और ये किसी ने लाइन है बहुत खींच दी है इसमें, पता नहीं किसका पेन या फिंगर चल रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल ये काफी हद तक जो कॉमनली यूज मेडिसिन है, कुछ हो सकता है मेडिसिन जो नहीं यहाँ पे बता पाया, बट हाँ अगर सिम्टम्स जनरल्स वाले हैं तो जनरल्स में काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनली यूज होता है, बट पर्टिकुलर्स पे यही मेन मेडिसिन है जो ज्यादातर यूज होती हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हेलो? आ रही सर। यस सर। ठीक है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन हो इस हेलो सर। बीमा से रिलेटेड? हाँ। सर अगर किसी पर सर सीरीज ऑफ मेडिसिन चली हो तब क्या करें सर? क्या क्या? एक्जिमा एक्जिमा पे सर सीरीज ऑफ मेडिसिन चल चुकी हो तब क्या करना चाहिए, उससे रिलीफ ना हुआ हो? सीरीज ऑफ मेडिसिन मतलब है कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चलिए, या फिर ग्रुप ऑफ मतलब मिक्स मिक्स ऑफ मेडिसिन नहीं चलिए? सर, जैसे कि पहले एक्जिमा था, छोटा था, धीरे हाँ, धीरे इंक्रीज करता गया, मेडिसिन चलती गई, तो हाँ, तो थोड़ा बहुत ऐसे में आराम क्या मिला, होता उसके है? बाद फिर उसके बाद हाँ रिलीफ नहीं हुआ, फिर मेडिसिन चेंज हुई, तो उसके बाद फिर चेंज हुई कंटिन्यू है, हाँ तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही चल रही है, हाँ हाँ तो कोई आराम नहीं हुआ, तब क्या करें? हाँ, तो ऐसे केसेस क्या होता है कि ये थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन ऐसे में एक तो एक हमें देखना पड़ता है कि डाइट उसका और मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है, ये दोनों हम्म। साथ में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थर्ड थिंग इज कि कोई ट्यूब वगैरह का उसने जो अगर पहले यूज किया होगा, हम्म। तो फिर वो टाइम लेगा ही लेगा। ऐसे केसेस क्या होंगे कि ये हमको थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मतलब साल 2 साल तक खींचते हैं, और फिर बहुत धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस होता है। तो ऐसे में क्या है कि पोटेंसी चेंज कर करके, जैसे कि एक मेडिसिन सीरीज ऑफ मेडिसिन चल गया, जैसे लाइक से सल्फर चल गया है, बट हम्म। पेशेंट सल्फर के ही सिम्टम दे रहा है, तो हो सकता है कि सल्फर तुमको 10 एम में या फिर 50 एम में देना पड़े, क्योंकि तुमने एक पोटेंसी जो है एक लिमिट तक ही दिया होगा, उससे ज्यादा हाई में तो नहीं गए होगे किसी भी मेडिसिन का। नहीं सर, वन है मैक्सिमम। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि सेम मेडिसिन जैसे सल्फर दिख रहा है बट काम नहीं किया, और मैंने ये भी दे दिया ये भी दे दिया, तो हम्म। फिर हमको पोटेंसी चेंज करना चाहिए और उसका हाई पे जाना चाहिए, जैसे कि 10 एम पे जाना चाहिए या 50 एम पे जाना चाहिए। और खास हम्म। तौर से जो स्किन के केसेस हैं, कभी कभी जैसे जिस तरीके से तुमने पूछा है, ऐसे केसेस कई बार फंसते हैं। तो ऐसे हाँ केसेस सर। जब भी फंसते हैं तो हमको फिर एक बार हाई जरूर देना चाहिए, तभी वो जाके हिलता है। ठीक है, ओके। तो अब जो मेडिसिन तुमने दिए हैं, खासतौर से जो जनरल्स पे दिए हैं, उन सबके हाई पोटेंसी पर उसको सिलेक्ट करके फिर आगे जाना फिर। ओके सर। और किसी का? ठीक है, तो केसेस सबको अपने अपने देखने हैं, और जो केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अब जो जो क्लासेस होंगे उसमें बीच बीच में स्किन से रिलेटेड केस को, खासतौर से जो पढ़ चुके हैं, जैसे एक्जिमा पढ़ चुके हैं, तो अब एक्जिमा से रिलेटेड जो भी केस होंगे वो डिस्कस लास्ट में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्कस करोगे तभी वो चीजें आगे और कंप्लीट हो पाएंगी। और पर्टिकुलर्स में लो पोटेंसी पे जाना है,
हफ्ते 10 दिन तक, देन उसके बाद वेट करना है। अगर जनरल्स पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हाई में देने के बाद फिर वेट करना है। ठीक है, ये एक पोटेंसी सर का। सोरायनम और ग्रेफाइटिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर? सोरायनम ग्रेफाइटिस में क्लियर कट डिफरेंस है। सोरायनम एक तो एक चिलीनेस सोरायनम में भी है, ग्रेफाइटिस में भी है, कोई बात नहीं है। सोरायनम में दो तीन चीजें ध्यान में रखने वाला है कि एक तो एक केस काफी क्रोनिक है, और काफी उसमें जो डिस्चार्जेस अगर आ रहे हैं तो ऑफेंसिवनेस है। अगर डिस्चार्जेस नहीं है तो सिंपली पेशेंट चिलीनेस है, क्रोनिक केस है, और मेंटली थोड़ा बहुत भी अगर नेगेटिविटी दिख रही है, देन हम सोरायनम पे चले जाएंगे। थर्ड, सॉरी, ये ग्रेफाइटिस वाला जो पार्ट है, ग्रेफाइटिस में चिली पेशेंट होगा। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन वाले काफी ज्यादा होते हैं कि चिकन बहुत पसंद होता है, तो चिकन पसंद है। मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है अगर वेजिटेरियन है। तो चिली हो, एवर्जन स्वीट हो, और फिर उसके जो पर्टिकुलर्स वाले अगर साथ में मिल गए कि ये स्टिकी डिस्चार्जेस हैं, तो फिर हम ग्रेफाइटिस। सोराइनम में स्टिकी डिस्चार्जेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेफाइटिस में स्टिकी डिस्चार्जेस। ग्रेफाइटिस में एवर्जन स्वीट इंपॉर्टेंट है, सोराइनम में उसका कोई खास रोल नहीं है। सोराइनम का जो मेंटल है वो निगेटिविटी की तरफ काफी ज्यादा है, ग्रेफाइटिस का मेंटल स्लगिसनेस की तरफ काफी ज्यादा है, और इनडिसिसिव काफी ज्यादा है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये मेन मेन डिफरेंसेस हैं इसके साथ में। थैंक यू सर। हेलो। और कोई हाँ हेलो सर। हाँ सर मेरे एक हेलो। हाँ हाँ, बताओ। जी। मेरा सर ये सवाल था कि सर जो जो भी इंटीग्रेटेड रेमेडी होती है, जैसे कि हम बीच में, जैसे आप बता रहे हैं इंटीग्रेटेड रेमेडी की तरह ये यूज करना है, तो बहुत बार केस क्या होता है कि वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाता है। हम्म तो वो हमें कैसा आइडिया होगा कि इसे अब मतलब कि हमें इंटीग्रेटेड रेमेडी देनी है या फिर पोटेंसी इंक्रीज करें, तो उसमें तो हाँ, टाइम लगेगा। जैसे कि मान लिया तुमने ओलियंडर दिया, ठीक है। ठीक है। ओलियंडर तुमने 30 में दे दिया, हफ्ते भर दे दिया। हफ्ते भर बाद पेशेंट आया कि बोला हाँ 20% रिलीफ है। हमने वेट किया, हफ्ते भर वेट किया, पेशेंट बोला कि ठीक है आराम है, दे दीजिए। देन हमने सेकलेक दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम पेशेंट बोला कि इस बार थोड़ा सा आराम नहीं था, पहले वाली से आराम था, मतलब पहले भी सेकलेक दिया था बट इस बार आराम नहीं है। तो फिर भी हमने एक बार सेकलेक दे दिया, कि कभी कभी क्या होता है कि बॉडी काम कर रही होती है तो उस समय पर डिस्टर्ब नहीं कर। नेक्स्ट टाइम पेशेंट आके बोला कि इस वाली दवा से बहुत अच्छा है, जो पेशेंट ऐसे बोलता है मैं बता रहा हूँ। तो बीच में बोला था कि आराम नहीं है, उससे पहले वाली में आराम था। फिर अभी आया कि इससे और ही ज्यादा आराम है, तो अभी भी हमने सेकलेक दिया था। अब अगली बार जब आता है कि डॉक्टर साहब इस बार तो आपने क्या दे दिया कि जैसे मैं पहले था वैसे ही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे में फिर से केस लेंगे, फिर देखेंगे। तो देखा कि हाँ वाकई में पहले जैसे वापस ही रिकर कर गया है, तो हम उसका जो जनरल्स अगर दिख रहा है तो हम जनरल्स पे जाएंगे, या फिर उसी मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ा देंगे। अब हमने पोटेंसी बढ़ाई, नो एनी चेंज, नो इम्प्रूवमेंट। या हमने जनरल्स पे मेडिसिन दिया, तो देखा कि ये भी मेडिसिन नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम और डीप एक्टिंग रेमेडी पे जाएंगे। वो हमारी इंटरकरेंट रेमेडी होगा कि केस हमारा एक जगह पर आके रुक गया है, फंस गया है। अब जो भी हमारी मेडिसिन होगी वो मेंटल और फिजिकल जनरल्स पे जो मोस्टली इंडिकेटेड मेडिसिन होगी वो हमारी इंटरकरेंट रेमेडी होगी। और खास तौर से जो नोजोड्स होते हैं या फिर ये पॉलीक्रस्ट रेमेडीज होती हैं, ये इंटरकरेंट रेमेडीज में ज्यादा आती है। थैंक यू। सर जो थैंक हमारे यू। पास सर, हेलो सर। सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं सर, वो पहली बार तो आते नहीं हो सर, एलोपैथिक या तो फिर क्रीम लगा कर ही आते हैं। ये बिल्कुल। तो उस केस में सर हम लोग स्टार्ट कैसे करना चाहिए कि यही तो सबसे अच्छी बात है कि जब पेशेंट सब कुछ लगा के आए, हाँ। उसको शुरुआत में अच्छे से बता दो कि एक तो एक पहली चीज है कि आप कब से दवा खा रहे थे। वो बोलेगा 7-8 साल हो गए। हम्म। 7-8 साल से आपने दवा खाई, दवा आपकी काम नहीं करी, तो उसको बोलो कि जो आप मेडिसिन यूज कर रहे थे वो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस समय पे उसको पॉलिश कर रही थी। अभी हम जो दवा देंगे वो दवा आपको काम करेगी, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और कम से कम 1-1.5 साल का समय लेके चलना पड़ेगा।
और आपने अभी कितना समय उसमें दिया, 7 साल समय दिया, मैं आपसे साल भर की बात कर रहा हूँ। तो आप ठीक अगर होना चाहते हैं तो साल भर तक मुझे समय दीजिए, और नहीं ठीक होना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो पेशेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि तुमने 7 साल तक अगर वो दवा खाई है जिसने आराम नहीं दिलाया है, तो फिर 1 साल तक इस दवा को खाना पड़ेगा। ठीक है। तो पेशेंट को क्या होता है कि अगर पहले से ही क्लियर कर दिया, और जो सब लगा रहे थे वो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि उसका कहीं कोई रोल नहीं है, साफ मना कर देना कि तुम जब जब इसको लगा रहे थे तभी आराम मिल रहा था ना, नहीं लगा रहे थे प्रॉब्लम बढ़ रहा था। तो पेशेंट जानता है कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं वाकई में मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो आप सही कह रहे हैं, अब मैं नहीं लगाऊंगा। और बर्दाश्त करने की कोशिश करना, और जहां पेशेंट बर्दाश्त कर ले जाता है महीने भर तक, फिर वो चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हाँ सर। तो बस क्लियर कर दो उसको शुरुआत में, तो फिर पेशेंट बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा कि अरे आप दवा आराम ही नहीं मिल रहा है, आराम ही नहीं मिल रहा है। उसको बार बार रियलाइज कराओ कि 7 साल तुमने खाया ना, तो 7 साल में जो चीज ठीक नहीं हुई है वो तुम्हारी, तुम क्या उम्मीद करते हो कि 10 दिन में ठीक हो जाएगी। और एक चीज और, हाँ ये चीज अच्छा हुआ, पेशेंट कई बार ये बोलता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वो उभारता है। एक्चुअली में होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं उभारती है। अगर केस हमारे पास डायरेक्टली आएगा तो मेडिसिनल एग्रावेशन बहुत रेयरली होता है, पेशेंट ठीक होता है। लेकिन अगर सप्रेसिव फॉर्म में आएगा, कोई भी ट्रीटमेंट सप्रेस करवा के लेके आया, पैलिएटिव ट्रीटमेंट लेके आया है, तो उसको पेशेंट को बताओ कि अभी हम तुम्हारा ये हटाएंगे, हम मेडिसिन नहीं भी देंगे तब भी वो चीजें बाहर निकल के आएंगी। तो दैट इज नॉट द होम्योपैथिक मेडिसिन की उसने उभार दिया। आपका जो अंदर दबा हुआ था, छुपा हुआ था, वो इस पर्दे के पीछे था, मैंने पर्दा हटा दिया, आपका ट्यूब हटा दिया, बाहर निकल के आ गया। अब मैं अपनी मेडिसिन देके उसको ठीक कर रहा हूँ। तो ये भी पेशेंट्स को क्लियर करो कि मेडिसिन हमारा उसको उभार नहीं रहा है, जड़ से नहीं निकाल रहा है। एक्चुअली में वो जड़ में अंदर पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो तुम दवाई लगा के और ट्यूब लगा के खा के उसको रोके हुए हो। तो हम उसको सिंपली बस हटा रहे हैं, हटाने के बाद वो सामने हमारे पिक्चर आएगा और वो आपको दिखाई देगा कि आप कितनी बड़ी बीमारी लेके बैठे हुए हैं, जो हम ठीक करवा रहे हैं। समझ में आया ना। सर तो सर तो इन ये केसेस भी, सर हाँ। इन केसेस में सर हम लोग क्या थेरापी पहले शुरू करें कि सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल से शुरू कर सकते हैं? कैसे? हाँ सर, थेरापेटिकली दे सकते हैं कि सर कि सीधा दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल? दोनों। दोनों हमको सिलेक्ट करना है, हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर केस हमारा अभी थेरेप्स वाला है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है। अगर हमको क्लियर कट पिक्चर थेरेप्स की दिख रही है तो सबसे पहले हमें थेरेप्स वाला स्टार्ट करना चाहिए, देन फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पर। अगर हमको कोई स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है तो फिर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर स्केल और प्लैग में कैसे डिफरेंशिएट करें? स्केल और प्लैक में क्या होता है कि स्केल सिंपली जो फ्लेक्स होते हैं, मतलब स्किन की जो सुपरफिशियल जो लेयर्स होती है वो ही दिखाई देती है। प्लैक में क्या होता है कि वो थिकनेस ऑफ स्किन हो जाती है, थिकनेस काफी बढ़ जाती है, और फिर उसमें मोटे मोटे से स्केल पपड़ी निकलते हैं उसमें से, तो वो प्लैक कहलाता है। स्किन वहाँ की काफी ज्यादा थिक हो जाती है। और कुछ? माँ पढ़ रही है। ठीक है, सर तो अब सब लोग सर अपने किस, हाँ। सर एक क्रस्टालेक्टिया क्या होता है सर? क्रस्टल एक्टिया, आई थिंक पिछला वाला क्लास तुमने शायद नहीं किया होगा या फिर किया होगा। तो क्रस्ट यूजली मैंने बताया था कि क्रस्ट में पस फॉर्म होता है, ब्लड मिक्स आता है। क्रस्टल एक्टिया जो स्कैल्प पे बच्चों में अक्सर देखा होगा कि जो पपड़ी जैसा बन जाता है, फिर उसमें से पानी जैसा निकलता है, पस जैसा निकलता है, वो क्रस्टल एक्टिया कहलाता है। ठीक है। तो क्रस्टल एक्टिया में जैसे मेजेरियम हो गया, ओलिंडर हो गया, विंका माइनर हो गया, ये सब मेडिसिन यूज होते हैं। सिकुटा का तो बताया ही था, ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता था। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेरीज हो अपने आप एक्जिमा से रिलेटेड, उसको लेके रखना। और सोरियासिस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सोरियासिस को देख लेना।
ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।